हेलो एवरीवन। तो देखिए, लास्ट वीक में कुछ चर्चाएं यूएस के मार्केट से बड़े जोरों पे रही। खबर नंबर एक, माइकल बरी साहब की शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन की न्यूज़ निकल कर के सामने आई, का डेटा निकल कर के सामने आया। भाई, डेटा पब्लिक के सामने आने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। उन्होंने किया था जुलाई के महीने में या जून के महीने में, वो निकल करके अब आया है। दूसरी, वॉरेन बफेट साहब ने अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच करके उसको डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या इन बड़े दिग्गजों को ये लग रहा है कि यूएस का मार्केट क्रैश होगा नियर फ्यूचर में? इस खबर का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी उसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वो आप बताएंगे। कब हुई शुरुआत? हुई कोविड के टाइम से। जब कोविड आया तो यूएस में क्या हुआ? डॉलर दबा करके प्रिंट किए गए और बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस दिए गए, पब्लिक में पैसा बांट दिया गया। मनी सप्लाई हो गई एक्सेसिव, लिक्विडिटी हो गई एक्सेसिव, लोगों के पास खूब पैसा था, काम करना नहीं पड़ा था, घर बैठे पैसा काफ़ी हो गया था उनके पास, और परचेजिंग पावर एकदम से जंप कर गई। भाई, काम करना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पैकेजेस दे दिए, सबको पेंशन दे दी, रिलीफ मनी दे दी, तो सबके जेब में पैसा था और परचेजिंग पावर लोगों की गई बढ़। आगे क्या हुआ? जब क्राइसिस था, प्रोडक्शन रुका हुआ था, सप्लाई रुकी हुई थी, सब कुछ, सब तरफ मारा मारी थी, हेल्थ क्राइसिस था, सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही थी, तो उस केस में क्या हुआ? सप्लाई तो हो गई लो, डिमांड पूरी की पूरी बनी हुई थी, कंजम्पशन में कोई कमी नहीं थी। अच्छा, इन्फ्लेशन ऊपर आना शुरू हो गया, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई, एम्प्लॉयमेंट लो हो गया क्योंकि काम ही नहीं था। तो काम, इमरजेंसी सर्विसेज में काम था, बाकी काम ही नहीं था, घर में बैठे थे लोग। अच्छा, हुआ ये कि जब कोविड के लॉकडाउन वगैरह का 4-6 महीने 8 महीने के बाद जब ये चीज़ें सब नॉर्मल होती नज़र आई, तो लोगों की हैबिट भी वहाँ चेंज हो गई। और जैसा कि सुनने में आता है कि ड्राइवर टाइप के लोग और जो इस तरीके होम जो मेट्स टाइप के लोग, ये मिलने ही बंद हो गए, या ये मिलते भी थे तो ज़्यादा पैसे मांगते थे, या कहते थे भाई हमारे पास अभी हम करेंगे ही नहीं काम, क्योंकि जेब में पैसा था तो काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब क्या हुआ कि मनी सप्लाई तो कोई इशू था नहीं, और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। ऊपर से आ गया रशिया यूक्रेन वार। अब जब रशिया यूक्रेन वार आया तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन और ज़्यादा पैदा हो गया। एक तो पहले ही कोविड की वजह से सप्लाई में थोड़ा इशू आ रहा था, और सप्लाई डिस्ट्रप्शन और ज़्यादा पैदा हो गया। अब देखिए, ये चीज़ें जो होती है ना, शुरुआत तो कभी होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो नज़र आता है ना, वो आता है 2 साल 4 साल के बाद। इमीडिएटली कुछ नहीं नज़र आता। इमीडिएटली तो ठीक है, फायर फाइटिंग होती है और पैसे दे दिए गए, सबकी बल्ले बल्ले हो गई, सबका बढ़िया चल रहा है, जो बच गए लोग उनका बढ़िया चलने लगा। जो जीवन से हाथ धो बैठे हुए अलग केस था, वो तो चले ही गए। तो नेक्स्ट क्या हुआ? अब क्या हो गया सरकार के लिए, यूएस फेड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो गया कि भाई महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई क्यों बढ़ गई यहाँ पे? महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि सप्लाई कम थी, डिमांड हो गई ज़्यादा। ये नहीं है कि ग्रोथ काफ़ी आ गई थी, नथिंग वॉज ग्रोथ लेड, एवरीथिंग वॉज सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ हाई डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। तो अब क्या हुआ? सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो तो किसी भी सेंट्रल बैंक के पास तो एक ही हथियार होता है कि भाई रेट बढ़ाओ, रेट इंक्रीज करो, जिससे कि मार्केट से पैसा निकले, मनी सक करो वहाँ से, डिमांड थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, तो फिर इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक आ जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता नज़र नहीं आया। उसका भी रीज़न था, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन था ना, ये मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फूड था। फूड प्राइस की वजह से, फूड क्राइसिस की वजह से, या ये फूड लेड इन्फ्लेशन था।
इन्फ्लेशन जो, वैसे तो कोविड के टाइम में डिफ्लेशन जैसी स्थिति आ गई थी जब ऑयल का प्राइस माइनस में चला गया था, ध्यान होगा आपको। लेकिन वो इसलिए था क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, फैक्ट्री नहीं चल रही थी, काम नहीं हो रहा था, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, तो फिर उस समय उसकी डिमांड खत्म हो गई थी। लेकिन फूड की डिमांड फिर भी बनी हुई थी। अभी जो मैंने जो डेटा पढ़ा, उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन जो आ रहा है निकल करके, एक तो वेज हाइक हो गए, सैलरीज बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, एंड ये सबसे बड़ा रहा कि फूड क्राइसिस, फूड की जो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो सबसे ऊपर आ गया। तो एंड वाज नॉट ग्रोथ ड्रिवन बट वाज डिमांड लेड। तो डिमांड थी, सप्लाई कम हो रही थी, इस वजह से ये इन्फ्लेशन रहा। अब इंडिया के लिए क्या हुआ? इंडिया के लिए हो गया कि इंपोर्ट हो गया महंगा, क्योंकि उधर एक तरफ तो डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा, मतलब सारा का सारा मैनेजमेंट जो यूएस ने अपने यहाँ अपने कंट्री को ठीक करने के लिए किया, और जो कि मैनेजमेंट तो नहीं था, बिल्कुल टोटली मिस मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ हुआ, मैनेजमेंट हुआ हमारे यहाँ। कोविड आया, हम उनसे बड़े कंट्री हैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो, ज्योग्राफी के हिसाब से मत देखना और साइज ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से भी मत देखो, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो उनसे बड़े कंट्री हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने एक भी पैसे का डायरेक्ट रिलीफ पैकेज नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट ने भाई क्राइसिस से फूड की ना, फूड दिया, जहाँ तक संभव था फूड दिया। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लोगों को इलाज दिया, उसके ऊपर खर्च किया, वैक्सीनेशन के ऊपर खर्च किया, वहाँ खर्च किया। लेकिन इन्होंने पैसा लुटाया है। जब आप पैसा लुटाओगे तो फिर उसको कंट्रोल करने में सालों लगेंगे, और हो सकता है कंट्रोल ना भी हो। अभी आगे और देखते हैं हम इस वीडियो में, इसी वीडियो में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि और क्या हो सकता है। तो इम्पोर्ट बढ़ गया आपका। हमारे यहाँ तो इम्पोर्ट से रिलेटेड, मतलब कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, ये तो जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, वो बाहर से आया हुआ इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ का अपना इन्फ्लेशन नहीं है। हमारे यहाँ क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा? हमारे यहाँ कुछ इन्फ्लेशन, हालांकि फूड क्राइसिस से थोड़ा सा अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब जैसे चावल एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब कि ग्लोबल डिमांड अगर बढ़ रही है तो इम्पैक्ट तो सभी के ऊपर आता है। अब ग्लोबल फूड क्राइसिस की वजह से हमारे यहाँ थोड़ी महंगाई बढ़ी हुई है। अभी जैसे टमाटर के भाव बढ़ गए थे एकदम से, इस तरीके का हमारे यहाँ चलता रहता है। हालांकि ये भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है। अच्छा, तीसरा इंडिया को जो थ्रेट रहा सबसे बड़ा, कि फॉरेन मनी विड्रॉल शुरू हो गई, कि भाई जब उनके यहाँ खुद ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फिर वो वहाँ से मनी अभी आने का कोई खास चांस बनता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई उनके यहाँ तो खुद ही 5.5, अब जैसे वॉरेन बफेट साहब हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ से इक्विटी बेच करके मैं 5.5-6% पे अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा दूंगा पैसा, मेरा सेफ एंड सिक्योर है, मेरे को क्यों सिरदर्दी कर रही है जब रेट गिर जाएंगे, और गिर नहीं है। और ये बड़ा क्राइसिस उनको आता हुआ दिख रहा है, तो उस बड़े क्राइसिस में अगर इक्विटी बहुत ज़्यादा फॉल करेगी तो फिर वहाँ से वहाँ स्विच कर जाएंगे। और 6% इंडिया में, इंडियन करेंसी में 6% आपको कम लगता होगा, लेकिन डॉलर में 6% ना वो 11-12% बनता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो इतना बड़ा रिटर्न अगर घर बैठे वहाँ पे मिल रहा है लोगों को, तो क्या ज़रूरत है इक्विटी में पंगा लेने की? तो वो इसलिए भी वहाँ पंगा नहीं ले रहे हैं। हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये आ रहा है कि भाई जब वहीं उनको 6% मिल जा रहा है तो फिर वो यहाँ क्यों पैसा डालेंगे? और हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं होता कि हम शेयर बाजार को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएँ अपने पैसे से। वो फॉरेन का पैसा आता है तभी स्ट्रेच होता है। तो ये इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम्स जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई, वो ये प्रॉब्लम थी कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, और फूड क्राइसिस, ग्लोबल फूड क्राइसिस की वजह से फूड इन्फ्लेशन हो गया, और फॉरेन मनी का विड्रॉल शुरू हो गया। अब यूएस में फ्यूचर में क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, होम लोन डिफॉल्ट पॉसिबल है। अब इसको, होम लोन को भी थोड़ा समझते हैं। अब वहाँ पे क्या था कि अभी कोविड के टाइम में तो जब एक्सेसिव मनी सप्लाई हो गई तो इंटरेस्ट रेट होता था जीरो, तो होम लोन वो लोग ले लेते थे जीरो पे, तो उन्होंने, जिन्होंने होम बना लिया। लेकिन अब बाद में, अब जिन्होंने रेट बढ़ने के बाद जो लोग भी अब नए होम लोन ले रहे हैं, वो मिल रहे हैं उनको 7-8% पे, 7-8% पे ले रहे हैं। प्लस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अब क्योंकि कोविड के टाइम में जो मनी सप्लाई ज़्यादा थी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी सप्लाई ज़्यादा थी, तो होम्स की कीमत भी काफ़ी बढ़ गई। तो जब होम्स की कीमत बढ़ गई, और बढ़ी हुई कीमतों पे अब जब कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके ऊपर 7-8% का पे अगर लोग लोन ले करके घर बना रहे हैं, तो लोन के अगेंस्ट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है फ्यूचर में, तो गिरने के जबकि चांसेस बनते हैं,
क्योंकि ये सब कुछ लिक्विडिटी ड्रिवन था, इसलिए जब लिक्विडिटी सख्त होगी तो फिर ये चीज़ें डिमांड भी कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो प्राइस गिरेंगे। अब प्राइसेस अगर गिरते हैं तो बैंकों की सिक्योरिटी कम हो जाती है। भाई जितनी सिक्योरिटी बैंक, जितने की वैल्यू बैंक की है, बैंक जितनी वैल्यू है उसके ऊपर और टॉप अप देते रहते हैं। वहाँ इसी तरीके का प्रावधान है कि भाई रेनोवेशन के लिए ले लिया, एक्सपेंशन के लिए ले लिया, वो लेते ही रहते हैं। तो जितनी वैल्यू थी उतना लोन पूरा ले चुके हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जांपल $5 लाख की वैल्यू एक मकान की है, $500,000 की वैल्यू है, उसके ऊपर बैंक ने लोन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 80%, $4 लाख का लोन दिया हुआ है। अब कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 4 लाख अगर हो जाती है तो बैंक की सिक्योरिटी जाती है कम। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा डिफरेंस का पैसा, अब 4 लाख का 80%, यानी कि $3,20,000, $80,000 मेरे पास अभी जमा करवाओ आप, नहीं तो फिर भाई प्रॉब्लम होगी, या तो ये प्रॉपर्टी को बेचूंगा मैं या फिर आप खुद बेचो। उस केस में क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मतलब औने पौने भाव पे अगर मकान बिकने लग जाएंगे इस तरीके के, तो वो दिक्कत होगी। उससे कौन फंसेगा? वहाँ के बैंक फंसेंगे। जैसे 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था उसमें भी बैंक ही फंसे थे। तो अब यहाँ पे फिर वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। तो अब यूएस का तो देखो, कुल मिलाकर के जो हिसाब किताब पढ़ करके समझ में आ रहा है कि अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। वो अपनी करने की सज़ा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जो कोविड के टाइम में उन्होंने कांड किए हैं ना, नोट छाप छाप करके, एक्सेसिव मनी सप्लाई कर करके, और पता नहीं इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी वो इतना मिसमैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। आपको किसी को ₹500 भी मिले हो तो बताना। तो हमारे यहाँ तो हाँ, किसी को आटा मिल गया हो, किसी को आलू मिल गए हों, या किसी को दालें मिल गई हों, चावल मिल गए हों, वो अलग चीज़ है। तो अच्छा, हमारा कंट्री तो इतना मजबूत वैसे भी नहीं है, गरीब कंट्री है। 90% लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा है, मतलब ठीक ठाक पैसा है। बाकी सॉरी, 10% लोगों के पास जो पैसा है, 90% पैसा तो उन्हीं के पास है। बाकी के 10% लोग तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि कोई आदमी अगर 10,000 रुपये यहाँ पे कमाता है और उसका 10,000 रुपये का ही खर्चा है, और महंगाई बढ़ जाती है, 10% महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर उसका तो वो तो ओवर बजट हो गया। उसके पास तो लिक्विडिटी हो गई ख़त्म। लेकिन जो बड़ा तबका होता है, जिसके पास, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाला होता है, जिसके पास थोड़ी सेविंग भी होती है, सब कुछ होता है, उसके ऊपर मान लिया एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी का 1 लाख रुपये महीने की इनकम है और उसका खर्चा सपोज 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, 50,000 रुपये वो बचा लेता है। अब 50,000 रुपये में इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है तो 55,000 का खर्चा हो जाएगा, 45,000 रुपये उसके हाथ में फिर भी रहेगा। और बड़ा आदमी है, मान लिया जिसकी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो उसका भी 50,000 रुपये का ही खर्चा है, तो 5,000 रुपये उसके लिए पीनट हो गया। तो इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? इम्पैक्ट आता है हमारा 90-95% पॉपुलेशन, जो जिसकी इनकम बहुत ही कम है। तो अब इस हिसाब से यूएस का मार्केट तो, क्योंकि ऐसी ही ऑब्जर्वेशन शायद इन बड़े प्लेयर्स की रही होगी, लाइक ये माइकल बेरी एंड वॉरेन बफेट साहब, इन्होंने जो सेलिंग का अपना मूड बनाया है और मीडिया में निकल करके अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यही थ्रेट शायद उनको होगा, जिस वजह से उन्होंने ये इस तरीके का प्लान किया। अब ये तो हो गई बाहर की कहानी। हमारे यहाँ अब क्या हो सकता है? देखो, हमारे यहाँ इंडियन पैसे से जो चीज़ें, जो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, और जो इंडियन डिमांड ड्रिवन कंपनी है, वहाँ तो मेरे को लगता नहीं कोई खास क्राइसिस आएगा। हालांकि ग्लोबल सेलिंग आएगी, एफआईआईज अगर माल इंडिया में भी बेचेंगे तो शेयरों के भाव तो गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फूड इन्फ्लेशन का पेन मैंने बात कर ली कि फूड इन्फ्लेशन का पेन देखो गरीब के पॉकेट में सबसे ज़्यादा आता है। होता यह है कि इस तरीके के इन्फ्लेशनरी प्रेशर में ना, जो अमीर होता है वो और अमीर होता चला जाता है, और जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है। नटशेल में बात यह है। अच्छा, इम्पोर्ट लेड इन्फ्लेशन रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर मजबूत होगा, करेंसी वीक होगी, तो हमारा इम्पोर्ट महंगा होगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। फॉरेन मनी की सप्लाई का जो पेन रहेगा वो रहेगा। सप्लाई तो करेंगे नहीं, बल्कि विड्रॉ ऊपर करने लग गए, तो फिर वो भी एक पेन हमारे यहाँ रहने वाला है। शेयर बाज़ार के एंगल से क्या हो सकता है? देखिए, शेयर बाज़ार के एंगल से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन के प्रेशर से थोड़ा मार्जिन कम हो सकता है। अच्छा, जितनी भी अपनी अब क्योंकि
एक्सपोर्ट ड्रिवन जितनी कंपनियां हैं, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो गई और दूसरी जो एक्सपोर्ट वाली कंपनी हो गई, उनके ऊपर डिमांड का प्रेशर इसलिए कम हो सकता है क्योंकि जिन कंट्री को वो एक्सपोर्ट करते हैं वहीं डिमांड अगर कम होगी तो वो कैसे करेंगे। हालांकि अगर वहाँ डिमांड रही तो इस सिचुएशन का वहाँ फ़ायदा ही होना है, क्योंकि आपका डॉलर मजबूत, रुपया कमज़ोर, तो ज़्यादा रुपया आएगा कम एक्सपोर्ट से। ये परेशानी इंडियन मार्केट में आ सकती है। अब ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए, क्या इंडिया का मार्केट भी क्रैश होगा? एज लॉन्ग एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड HNI इन्वेस्टर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स कंसर्न, जहाँ तक ये मैनेज कर पाएंगे वहाँ तक मैनेज किया जाएगा। बहुत ज़्यादा गिरावट शायद ना आए यूएस के कंपैरिजन में अगर गिरावट आती भी है, क्योंकि यूएस का तो देखो साहब बबल दिखाई दे रहा है, वो बबल कभी भी फट सकता है। तो वो बबल अगर फटेगा तो इम्पैक्ट तो यहाँ भी आएगा। एक 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 तो होता है ना सेंटिमेंटल इम्पैक्ट। 2008 में भी जब बाजार गिरे थे तो हमारे यहाँ कोई कंपनी बंद तो नहीं हुई थी, ना ही किसी सप्लाई की प्रॉब्लम आई थी, ना ही लोग भूखे मर रहे थे, ना किसी की जॉब गई थी। जैसा था वैसे जॉब यहाँ पे कम होती है, वो होती है तो होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से कहीं कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है जो कि हमारे बाज़ारों पे भी आ सकता है। देखो फाइनेंशियल्स की जहाँ तक बात है, फाइनेंशियल्स टॉप आउट होते नज़र आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप आउट होती नज़र आ रही है उनके रिजल्ट्स के हिसाब से भी देखा जाए तो अब इस बाजार इस क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे ऊपर जाने की संभावना अभी नियर टर्म से तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म में वेज आर ओपन फॉर इंडिया, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। तो इस एनालिसिस वाले वीडियो में बस इतना ही। ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कोई सलाह हो, सजेशन हो, कोई इनपुट हो, कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। समझ सबकी एक साथ बढ़नी चाहिए और बराबर बढ़नी चाहिए, यही उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।